हेलो एवरीवन, मैं हूं निखत फ़ातिमा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद निखत में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे, सेफ़ होंगे और डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट टाइम जो मैंने क्लोज टेस्ट डिस्कस किया था एक एडिटोरियल से रिलेटेड, वो आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। और आज मैं लेकर आई हूँ अनदर क्लोज टेस्ट, एक न्यू एडिटोरियल जो आज के न्यूज़पेपर में आया था 25 मई के न्यूज़पेपर में आया था। वो क्लोज टेस्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो ये रहा आपका क्लोज टेस्ट आपकी स्क्रीन पर। पॉज द वीडियो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड हैव अ कर्सरी ग्लांस। तो अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इस क्लोज टेस्ट को, सो यू मस्ट हैव क्रिएटेड एन आइडिया कि ये किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं इस पैसेज में क्या है और कौन कौन से न्यू वोकैब्स आज हमको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए लेट्स रीड द क्लोज टेस्ट। ओके, सो अवर्टिंग अ डैश डिज़ास्टर। ओके, तो अवर्टिंग एक वर्ब है ना, तो अवर्ट इज़ द वर्ब, ठीक है। एंड वेन एवर यू विल सी द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ वर्ब, दैट वर्ब मस्ट बी इन ING फॉर्म। सो इस अवर्ट वर्ड का मतलब क्या है? अवर्ट मतलब टू प्रिवेंट समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। तो अगर कहीं भी कोई क्राइसिस या डिज़ास्टर की बात हो रही हो, उस जगह पे हम इस अवर्ट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी डिज़ास्टर और क्राइसिस को अवर्ट करना मीन्स रोकना, प्रिवेंट करना। ओके, दैट इज़ द मीनिंग। सो अवर्टिंग अ डैश डिज़ास्टर, डिज़ास्टर इज़ द नाउन हियर। ओके, article A is there. In the middle of this, what we need an adjective to give more information about the noun. Okay, so हमको क्या क्लू मिला यहाँ पे कि हमको जो भी ऑप्शंस में vocabs दिए गए होंगे, we need to find out कि कौन सा adjective है और contextually वो इस लाइन में फिट बैठता है। We need to find out that. Okay, disaster in India calls for an explosion. तो calls for is one phrasal verb, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप हर दिन एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ड्स मिलेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था उस पैराग्राफ से शेव्ड ऑफ। तो ऐसे ही सारे फ्रेजल वर्ड्स आपको बैंक एग्जाम्स में आते हैं। तो उन्हीं सारे फ्रेजल वर्ड्स को आपको याद रखना है और यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस में, तभी आप याद रख पाएंगे। तो कॉल्स फॉर किस सिचुएशन में यूज़ किया जाएगा? टू से पब्लिकली दैट समथिंग हैपन। ओके, समथिंग मस्ट हैपन मतलब कि आप पब्लिकली बोल रहे हो कि कुछ चीज़ को होना ही चाहिए। इन दैट सिचुएशन यू आर गोइंग टू यूज़ कॉल्स फॉर। ओके, तो यहाँ पे किस चीज़ को होना चाहिए इस लाइन में बोला जा रहा है? कॉल्स फॉर एन एक्सप्लोशन ऑफ नरेगा वर्क इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नरेगा वर्क मीन्स व्हाट? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ओके, तो इस एक्ट के तहत जो रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जानी चाहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। Okay, that is the meaning of this line. So let's move to the next slide and see कि इस question number 1, blank number 1 के लिए कौन कौन से vocabs दिए गए हैं options में और हमें कौन सा सही लगता है। We'll choose that as our answer. So let's proceed. तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है देखिए। miserly, pitiless, humanitarian, magnanimously, benefactor। तो इनमें से कौन सा होगा हमारा आंसर? वी नीड टू चेक दैट। तो पिटीलेस मतलब क्या? मर्सीलेस और क्रूअल, जो मतलब जिसके पास कोई दया वाली भावना नहीं है उसे पिटीलेस बोलेंगे। तो माइजरली मीन्स व्हाट? वेरी स्मॉल और इनएडिक्वेट अमाउंट, ठीक है। और माइजरली पीपल आर स्टिंजी। स्टिंजी मीन्स कंजूस विद देयर मनी, दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर मनी इजीली, मीन्स बहुत हेजिटेट करेंगे, वैसे लोगों को बोला जाएगा माइजरली और स्टिंजी। एंड नॉट लाइकली टू बी जेनेरस। जेनेरस मतलब क्या? वन हु इज़ विलिंग टू गिव मोर इज़ अ जेनेरस पर्सन। ओके, सो माइजरली पीपल आर नॉट जेनेरस, दे आर नॉट विलिंग टू गिव मोर। ओके, सो माइजरली पता चल गया। नेक्स्ट ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन मतलब क्या? हैविंग कंसर्न फॉर और हेल्पिंग टू इम्प्रूव द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल। लोगों के भलाई के लिए काम करने वाले लोगों की क्वालिटी को बोला जाता है ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, ह्यूमैनिटेरियन। ओके, सो दिस इज़ द एडजेक्टिव हियर। तो यहाँ पे 3 एडजेक्टिव हमको मिले।
Next is magnanimously. Okay, it's an adverb. Magnanimous will be the adjective. Okay, so magnanimously means what? In a way that is kind and generous. And benefactor, someone or something that provides help और एन एडवांटेज, और जो हेल्प और एडवांटेज रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? बेनिफिशियरी. जनरली मॉनेटरी टर्म्स में हम इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो चलिए, अगर हमको मीनिंग सब समझ में आ गया तो हम फिर से लाइन उस पैराग्राफ पे जाके उस लाइन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सारे वर्ड्स में से कौन सा वर्ड फिट बैठता है. तो पहले हम एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करेंगे. जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था आर्टिकल अ डैश डिज़ास्टर. तो यहाँ पे बेनिफैक्टर इज़ अ नाउन. ओके, बेनिफैक्टर इज़ अ पर्सन. ठीक है, पर्सन मीन्स नाउन, तो वो तो नहीं होगा. नाउन के पहले नाउन यूज़ नहीं होता है. मैग्नानिमसली, नाउन के पहले एडवर्ब यूज़ नहीं होता है, बिकॉज एडवर्ब क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव और वर्ब और अनदर एडवर्ब, बट एडवर्ब डजंट क्वालिफाई अ नाउन. सो मैग्नानिमसली भी नहीं होगा. तो हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे, पिटीलेस, माइजरली, ह्यूमैनिटेरियन. तो वहाँ पे कोई कंजूसी की बात तो हो नहीं रही थी, तो माइजरली भी नहीं होगा. ठीक है. मर्सीलेस, क्रूअल डिज़ास्टर इन इंडिया. अवर्टिंग अ मर्सीलेस डिज़ास्टर इन इंडिया है ना. पिटीलेस डिज़ास्टर ऐसा कुछ नहीं होता है. ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर, ओके, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये वाला टर्म एक सिंगुलर इवेंट की तरह यूज़ होता है. आप कोई भी आर्टिकल देखिए, आपको ये, अगर आप रीडिंग हैबिट रखते हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. इट शुड बी ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर. जब लोगों को बहुत सब कुछ थ्रेटन हो रहा हो, वेलफेयर, इकोनॉमी, सब कुछ खतरे में हो, उस सिचुएशन में बोला जाएगा ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर. ठीक है. सो इट इज़ अ सिंगुलर, दिस टर्म इज़ यूज्ड एज अ सिंगुलर इवेंट. ऑलवेज ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ही आपको हर जगह पढ़ने को मिलेगा. इनकी तरफ देखते हैं. द डैश प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स. द डैश प्लाइट. प्लाइट मीन्स क्या? ये भी बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है एडिटोरियल्स में. तो प्लाइट इज़ अ डेंजरस, डिफ़िकल्ट और वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. ठीक है. तो आप लोग जैसे देख सकते हैं आजकल न्यूज़ चैनल्स में, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में, माइग्रेंट वर्कर्स की हालत काफ़ी ख़राब है. वो लोग काफ़ी मतलब सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन एंड कोरोना, बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन. सो दैट इज़ द प्लाइट. बहुत ही बुरी हालत है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है. सो इट इज़ अ नाउन. ठीक है. तो प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन रीसेंट वीक्स. द डैश प्लाइट. तो प्लाइट के बारे में कुछ वर्ड जो एडजेक्टिव होना चाहिए. प्लाइट एक नाउन है, उसके पहले हमें चाहिए अगेन एडजेक्टिव. सो लेट्स प्रोसीड एंड सी कि यहाँ पे कौन कौन सा न्यू वोकैब दिया गया है ऑप्शंस में. तो लेट्स सी हियर. डेस्पिकेबल, हेट्रेड, odious, abominable, admirable. तो पहले ही एलिमिनेट करने का हमेशा आपके ध्यान में आना चाहिए. सबसे पहले हेट्रेड. हेट्रेड इज़ विच पार्ट्स ऑफ स्पीच? इट इज़ अ नाउन. ओके, हेट इज़ द वर्ब, हेट्रेड इज़ नाउन. तो नाउन के पहले नाउन तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन रेस्ट ऑल आर एडजेक्टिव्स. डेस्पिकेबल, ऑडियस, अबॉमिनेबल, एडमिरेबल. तो इन चारों एडजेक्टिव्स में से कौन सा होगा हमारा आंसर, वही हमको डिसाइड करना है. सो लेट्स सी हियर द मीनिंग्स आर गिवन ओवर हियर. तो डेस्पिकेबल मीन्स व्हाट? डिजर्विंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट. ओके. तो अगर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हेट्रेड और कंटेम्प्ट डिज़र्व करती है तो डेस्पिकेबल क्राइम भी हम बोल सकते हैं. ठीक है. हेट्रेड तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था. ओके. नेक्स्ट इज ओडियस. ओडियस मीन्स एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट. ओके, वेरी बैड, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट. एडमिरेबल तो आपको पता है, डिजर्विंग रिस्पेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट, अबॉमिनेबल माइट बी अ न्यू वोकैब फॉर यू. डिस्पिकेबल माइट बी अ न्यू वोकैब फॉर यू. सो ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस. अबॉमिनेबल मीन्स वेरी बैड और टेरिबल. तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए, डिस्पिकेबल, ऑडियस, अबॉमिनेबल, तीनों के तीनों मीनिंग सिमिलर हैं.
तो क्या है यहाँ पे, द डैश प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कैसा है, वेरी बैड, टेरिबल अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बहुत ही टेरिबल है, बहुत ही बुरा है, बहुत ही अनप्लेजेंट है। इट डिज़र्व हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब इट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर समवन। ओके, तो यहाँ पे द अबॉमिनेबल प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, द डिस्पिकेबल प्राइड, द ओडियस प्लाइट। तो तीनों के तीनों वोकैब्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं, तो ऐसा भी पैटर्न आ सकता है कि वो आपको वोकैब्स दे दें और ऑप्शंस में दे दें कि ओनली वन विल फिट इन द ब्लैंक, और बोथ 1 and 2, और बोथ 1 and 4, ऐसे करके कुछ भी ऑप्शंस आपको बता सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है, आपको वर्ड्स की मीनिंग थोड़ी सी प्रिपेयर करके रखनी है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो द अबॉमिनेबल और डिस्पिकेबल प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन रिसेंट वीक्स हैज़ डैश टेलीविजन स्क्रीन्स एंड स्टर्ड। हैज़ डैश टेलीविजन स्क्रीन, उसने क्या किया है, दैट मीन्स वी नीड अ वर्ब in this blank, okay, and stirred the nation. Stirred is another verb and we need a verb in the blank number 3. तो stirred मतलब क्या, the beginning of a thought or emotion, मतलब कभी कोई भी चीज़, एक तो स्टर करना होता है कि जैसे आप शुगर को वाटर में मिक्स कर रहे हैं, उस प्रोसीजर को बोला जाता है स्टर इट, ठीक है। और एक होता है द बिगनिंग ऑफ अ थॉट और इमोशन, अगर कोई भी चीज़ इवेंट होती है और उससे आपके दिमाग में कुछ सोच आ जाती है तो उस चीज़ को बोला जाता है स्टर्ड। तो दिस इज़ वन वर्ब आफ्टर द कंजंक्शन एंड, सो बिफोर द कंजंक्शन एंड वी नीड अनदर वर्ब। हैज़ के बाद हमें चाहिए एक वर्ब, तो वो वर्ब कौन सा होगा, लेट्स फाइंड आउट। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, गेनिंग, एनेक्शर, इवैक्यूएट, रिलिंक्विश, इन्वेडेड। तो सबसे पहले आपको एक रूल तो पता ही होगा कि हैज़, हैव, हैड के बाद हमेशा V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, राइट। तो गेनिंग ING फॉर्म V4 यूज़ होगा नहीं, एनेक्शर यूज़ होगा नहीं, एनेक्शर इज़ अ नाउन सो वो तो यूज़ होगा ही नहीं, ठीक है। इवैक्यूएट इज़ अ वर्ब, वो भी नहीं यूज़ होगा। रिलिंक्विश क्या है देखेंगे, वो भी एक वर्ब है पर V1 फॉर्म में है तो वो यूज़ नहीं होगा। सो लास्ट ऑप्शन इज़ इन्वेडेड। तो ऐसे ही देखिए, रिलिंक्विश का मीनिंग, एनेक्शर का मीनिंग, इवैक्यूएट का मीनिंग, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई भी डाउट है बट स्टिल यू कैन आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ योर ग्रामेटिकल नॉलेज, ठीक है। वर्ब फॉर्म्स को चेक करके भी आप यहीं के यहीं आंसर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन जैसे कि हम अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम ईच एंड एवरी वर्ड की मीनिंग को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट्स प्रोसीड। इन एनेक्शर मतलब क्या, इट्स अ सप्लीमेंट और अपेंडिक्स टू अ रिटन डॉक्यूमेंट। तो ये आपको सीखना है कि आगे चलकर आपको कोई भी कहीं पे ऐसा वर्ड आ जाए तो तब आप इस वर्ड को यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो इट्स अ एनेक्शर, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स आप फिल करते हैं तो उसमें एनेक्शर होता है ना, इट्स अ सप्लीमेंट टू अ रिटन डॉक्यूमेंट, ओके। इन्वेड मतलब क्या, टू एंटर एन एरिया ऑफ एक्टिविटी इन अ फोर्सफुल वे इन ऑर्डर टू कैप्चर। तो ऐसा इस तरीके से किसी जगह पे एंटर करना फोर्सफुली, कैप्चर करने के सेंस में, तब हम यूज़ करेंगे वर्ब इन्वेड का। इवैक्यूएट मतलब क्या, रिमूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफर प्लेस। जैसे कि आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पे इवैक्यूएट वर्ड यूज़ किया जाता है। कहीं पे आप फंस गए हैं, ओके, लैंडस्लाइड हुआ, कुछ भी आप कहीं पे फंस गए तो वहाँ पे इवैक्यूएट का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक रिलिंक्विश एक न्यू वोकैब हो सकता है तो इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। रिलिंक्विश मीन्स व्हाट, टू गिव अप समथिंग सच एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्लेम, ठीक है। मीनिंग इज क्लियर, सो लेट्स प्रोसीड एंड सी यहाँ पे क्या होता है, क्या यूज़ करेंगे। वर्कर्स इन रिसेंट वीक्स हैज़ इन्वेडेड टेलीविजन स्क्रीन्स एंड स्टर्ड द नेशंस डैश, ओके। तो यहाँ पे ये मतलब टेलीविज़न स्क्रीन्स में आ गया है, ये जो मतलब आप देख रहे हैं ना, कोई भी न्यूज़ चैनल आप खोलिए वहाँ पे ये मतलब फोर्सफुली एंटर कर चुका है, इन्वेड कर चुका है
क्या है, प्लाइट ऑफ वर्क माइग्रेंट वर्कर्स, राइट. सो हैज़ इन्वेडेड टेलीविजन स्क्रीन्स, दैट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स प्रोसीड एंड सी कि ब्लैंक नंबर 4 में कौन सा वर्ड यूज़ होगा. तो इस लाइन में एक गौर करने वाली चीज़, द डैश प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन रिसेंट ईयर्स हैज़ डैश. तो ये वर्ब जो हैज़ है, सिंगुलर वर्ब, ये किसके लिए यूज़ हुआ है? तो ये यूज़ हुआ है प्लाइट के लिए. द अबोमिनेबल, द डिस्पिकेबल प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन रिसेंट वीक्स हैज़ इन्वेडेड टेलीविजन स्क्रीन्स एंड स्टर्ड द नेशंस डैश. नेशंस डैश. ओके, नेशंस what? So we need a noun over here in blank number 4. So let's proceed and check the options. Options में क्या क्या words दिए गए हैं, then we'll decide. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको दिया गया है immoral, conscience, compunctions, virtuous, meanness. ओके, सो यहाँ पे हमको चाहिए एक नाउन. तो immoral, ओके, moral values, immoral, ओके, क्वालिटीज़, इमोरल एक्शंस, एक्टिविटीज़, ऐसे हम बोलते हैं ना. तो इमोरल इज़ एन एडजेक्टिव. कंपंक्शियस, ओके, इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. वर्चुअस इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव. मीननेस, मीननेस, कोई भी ये वर्ड में ये सफिक्स यूज़ हुआ हो, नेस, ओके, तो ये होगा क्या? ये होगा एक नाउन. तो यहाँ पे कॉन्शियस एक क्या वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियरली. ऑलरेडी आपको एलिमिनेट कर लेना है कि इमोरल तो होगा नहीं, वर्चुअस तो होगा नहीं, कंपंक्शियस मीनिंग पता है या नहीं है डजेंट मैटर, बट एडजेक्टिव है तो होगा ही नहीं. तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है कॉन्शियंस, एक है मीननेस. तो कौन सा होगा? कॉन्शियंस मतलब क्या, देखिए यहाँ पर, द इनर सेंस ऑफ वॉट इज़ राइट और रॉन्ग इन वंस कंडक्ट और मोटिव्स. मतलब आपको एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, तो उस चीज़ को बोला जाएगा. आपकी जो मोरल सेंस, आपकी वैल्यूज़ जो हैं आपके माइंड में आती हैं, उनको उसको उस फीलिंग को बोला जाएगा कॉन्शियंस. ठीक है. और मीननेस मतलब अनकाइंडनेस, अनकाइंडनेस और अनफेयरनेस, राइट. तो ये सारी जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं, इसने इट हैज़ स्टर्ड द नेशंस डैश. नेशंस मीननेस तो ऑफ कोर्स नहीं होगा ना, तो क्या होगा? नेशंस कॉन्शियंस, मतलब मोरल सेंस को जगा दिया है. सो हियर इन दिस ब्लैंक 4 द परफेक्ट वर्ड विल बी, द करेक्ट वर्ड विल बी कॉन्शियंस. तो इस वर्ड का आपको मीनिंग याद रखना है और यूसेज भी याद रखना है. ठीक है. कंपंक्शुअस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वोकैब. उसकी बस मीनिंग जान लीजिए, वर्चुअस मीनिंग जान लीजिए, पर आंसर है कॉन्शियंस. ओके, दैट इज़ अ नाउन वी नीडेड एंड दैट इज़ द करेक्ट मीनिंग. ओके, पर यहाँ पे देखिए कंपंक्शुअस मतलब क्या? फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिग्रेट फॉर वन सिंस और मिसडीड्स. मतलब आप पछता रहे हो, सॉरी फीलिंग है आपके अंदर, तो दैट इज़ कॉल्ड बीइंग कंपंक्शुअस. नेक्स्ट इज़ वर्चुअस, हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड्स. ओके, तो दैट इज़ वर्चुअस. ओके, तो दिस इज़ द थिंग. लेट्स प्रोसीड एंड सी. इस पैराग्राफ को हमें बस रीड करना है और देखना है क्या क्या और चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी. और लास्ट में एक 5th ब्लैंक है, उसका भी हम आंसर देखेंगे. तो चलिए रीड करते हैं पैराग्राफ को. अलास दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द वेव ऑफ हार्डशिप्स दैट इज स्वीपिंग थ्रू द कंट्री. ओके, ये सारे बहुत सारे हार्डशिप्स में से एक है जो हमारे कंट्री में अभी फ्लो हो रहा है. बहुत सारे हार्डशिप्स ऑब्वियसली फेस कर रहा है पूरा वर्ल्ड. ओके, द सिचुएशन लुक्स इंक्रीजिंगली अलार्मिंग. मतलब बहुत ज़्यादा अलार्मिंग मीन्स, अलार्मिंग सिचुएशन कब बोला जाएगा? मतलब जो सिचुएशन आपको एक वार्निंग दे रहा है. ओके, तो ये वार्निंग वाली सिचुएशन है और बहुत तेज़ी से ये वार्निंग बढ़ रही है. हमको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है जल्द से जल्द. इन द लाइट ऑफ a series of surveys conducted by Azim Premji University and other institutions. ठीक है. The APU survey for instance found that 74% of the respondents. तो ये एक न्यू वोकैब हो सकता है. तो देखिए respondents मतलब thousands of poor households scattered over many states. Respondents मतलब क्या? someone who responds or answers. ठीक है. तो ये सर्वे जो किया गया उसमें से जो
74% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, मतलब जिन लोगों ने रिप्लाई किया उसमें से 74% लोग वर कंज्यूमिंग लेस फूड टुडे दैन बिफोर द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के पहले से अभी जो उनकी सिचुएशन है बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है, अभी बहुत उन्हें खाना भी बहुत कम मिल रहा है। Another survey conducted by Farzana Afridi and her colleagues in low-income neighborhoods of Delhi found that 80% of the dash 80% of the dash of the what, again we need a noun in this blank, had not earned any income during the lockdown. That is very obvious कि लॉकडाउन में तो जो डेली लेबरर्स ओके वर्कर्स जो हैं उनकी तो कोई इनकम ही नहीं हुई है। तो चलिए ब्लैंक नंबर 5 में क्या क्या वो कैब्स हैं और हमें कौन सा चूज़ करना है देखते हैं। तो रिस्पोंडेंट एज आई टोल्ड यू, समवन हु रिस्पॉन्ड्स और आंसर्स। क्लेमेंट कौन है? A person who makes a claim. Accuser कौन है? Is a person who says that another person has done something wrong. Accuse करना मतलब इल्ज़ाम लगाना, especially that he or she has committed a crime, ठीक है। तो accused of murder, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना जो क्रिमिनल के लिए यूज़ किया। और देखिए अपेलेंट मतलब क्या? समवन हु अपील्स फॉर अ लीगल और ऑफिशियल डिसीजन टू बी चेंज, पिटिशनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्विवोकेट, ओके, टू स्पीक इन अ वे दैट इज इंटेंशनली नॉट क्लियर एंड कंफ्यूजिंग टू अदर पीपल स्पेशली टू हाइड द ट्रुथ। इक्विवोकेट, वोकल इज ऑल वोक, VOC, वोक इज अ इसको ऐसे रूट वर्ड की तरह, रूट वर्ड है जहाँ पे वॉइस की बात हो वोकल यूज़ करते हैं। तो इक्विवोकेट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। आप किसी चीज़ को हाइड करने के लिए दोहरी बातें कर रहे हैं उसको बोला जाएगा इक्विवोकेट करना, ओके। इक्विवोकल हो जाएगा एडजेक्टिव और उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनइक्विवोकल। सो अनइक्विवोकल मीन्स एब्सोल्युटली क्लियर, ओके, unambiguous। तो unequivocal is a positive word in this case। तो पर यहाँ पर हमको क्या चाहिए था? हमको नाउन की ज़रूरत थी। तो इक्विवोकेट वर्ब है, नहीं होगा। यहाँ पे कोई अपील की बात नहीं हो रही है, अक्यूज़ की बात नहीं हो रही है, क्लेम की बात नहीं हो रही है, तो हमको यहाँ पे चाहिए रिस्पोंडेंट्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है रिस्पोंडेंट्स, दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सो फाउंड दैट 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैड नॉट अर्नड एनी इनकम ड्यूरिंग द लॉकडाउन, दैट इज़ द आंसर। And the last line, 90% reported financial stress and about half were too anxious to sleep at night, okay। तो यहाँ पे anxious मतलब क्या? Anxious is a common word, you should know the meaning। worried and nervous, और जो बहुत ज़्यादा वर्ड और नर्वसनेस एक्सट्रीम लेवल पे हो जाए तो उसको एंग्शियस बोला जाए, एक्सट्रीम अनईजीनेस को बोला जाएगा एंग्शियस। और एक यहाँ पे यूसेज देखिए टू और टू का, were too anxious, anxious is the adjective, TOO is the adverb, adverb qualifies the adjective and TO2 is preposition। पर ये TOO और TO2 ये एक पेयर की तरह यूज़ होते हैं बहुत जगह पे और बहुत लोगों को इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स भी होते हैं। सो लेट्स क्लियर दैट कन्फ्यूजन एज वेल, okay। So see here in this slide, it shows a negative meaning which means more than what is necessary or desirable। अगर कोई भी सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी मोर देन नेसेसरी और डिज़ायरेबल है, नेगेटिव मीनिंग आप दर्शाना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन टेक द हेल्प ऑफ टू। लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल्स। इफ़ आई वॉन्ट टू से शी वॉज वेरी बिजी, शी couldn't talk to you, then I can combine the two sentences and say like this, she was too busy to talk to you। That means it shows a negative meaning। Next example, it was very hot, I didn't want to go out, okay। To combine the sentences and say one sentence in this way, it was too hot to go out, okay, in this way। और अगर आप सिर्फ टू को यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही इज़ टू बिज़ी, आप ऐसे उसका मतलब होगा ही इज़ वेरी बिज़ी, ठीक है।
शी इज़ टू ब्यूटिफुल, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। ओके, वो आप पॉजिटिव नेगेटिव सब में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टू और टू अगर कॉम्बिनेशन आप यूज़ करें तो आपको यूज़ करना होगा कहाँ, नेगेटिव, जहाँ पे मीनिंग आप दर्शा रहे हैं उस जगह पे आप यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा, कुछ न्यू वोकैब्स, कुछ न्यू यूसेज, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट